हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से आगे स्टडी वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का 5वां चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। इसमें उत्सर्जन तंत्र है, इसके बारे में हमें विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले वो 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, जिसमें हमने पाचन है, पोषण है, श्वसन है और हृदय है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसके बारे में वो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि उत्सर्जन है वो क्या होता है, फिर इसमें जानेंगे कि किडनी है, नेफ्रॉन है, मतलब मानव के अंदर है वो उत्सर्जन किस प्रकार होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि पादपों के अंदर है वो उत्सर्जन की प्रक्रिया वो कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन क्या है। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है जिसको हमें उत्सर्जन कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होगी कि उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं जो, उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। इसमें हम देखते हैं कि हम वो कौन कौन से हानिकारक पदार्थ हैं जिनको हमें शरीर से बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन है वो स्तनधारी है मेनली वो करते हैं। सेकंड नंबर है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का उत्सर्जन है वो पक्षियों द्वारा, इसके अलावा कीटों के द्वारा, सरीसृपों के द्वारा है वो किया जाता है। और इसके अलावा एक आता है अमोनिया। अमोनिया का उत्सर्जन है वो जलीय जीवों के द्वारा है वो किया जाता है, जैसे कि टेडपोल है, जलीय कीट है, या फिर जलीय उभयचर है, मछलियों द्वारा है वो अमोनिया का उत्सर्जन है वो किया जाता है। अमोनिया को उत्सर्जन के लिए वो जल की आवश्यकता है वो अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि ये अधिक विषैला पदार्थ होता है। इसके अलावा यूरिया, इसके उत्सर्जन के लिए वो थोड़ी कम जल की आवश्यकताएं वो होती हैं। इसके अलावा है वो जल का उत्सर्जन किया जाता है, लवण का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है उत्सर्जन वह किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन है वो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यानी मुख्यतः यूरिया का है वो उत्सर्जन है किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मानव में उत्सर्जन तंत्र है वो किस प्रकार है, इसमें कौन कौन से मुख्य अंग है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किडनी। किडनी है वो एक जोड़ी मतलब 2 होती है। फिर सेकंड में मूत्रवाहिनी, इनकी संख्या भी है 2 होती है। मूत्राशय है, इनकी संख्या है वो 1 होती है। और मूत्र मार्ग इनकी संख्या 1 होती है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये 2 किडनी है जो सेम के बीज की आकृति की है। इससे है वो मूत्रवाहिनी निकलती है और ये मूत्राशय को जोड़ती है। मूत्राशय थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर है मूत्र है वो अतिरिक्त होता है, और इसके बाद है वो मूत्र को मूत्र मार्ग के द्वारा है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी है वो क्या है। किडनी है वो सेम के बीज की आकृति को होती है, जो कि भूरे लाल रंग की तंतुमय संयोजी ऊतकों से है वो बनी होती है। और इसका भार है वो लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। कितना होता है? 120 से 170 ग्राम तक किडनी का भार होता है। इसके अलावा किडनी के वो ये अंदर वाली संरचना है, ये यहाँ पर इसको है हम आइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलम। तो किडनी के अंदर ये संरचना है, इसको आइलम कह देते हैं। और इसके बीच में वो पेलिस पाया जाता है यहाँ पर आगे की ओर। इसके आगे है वो यहाँ पर नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 लाख के करीब होती है एक किडनी के अंदर। तो यहाँ हम अध्ययन करते हैं कि वक्रक मूत्र का निर्माण करते हैं। मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है और मूत्राशय मूत्र को कुछ समय के लिए संग्रहित करता है और मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले वो किडनी के अंदर मूत्र का निर्माण होगा, फिर ये मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जाएगा और मूत्र मार्ग के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके आगे देखते हैं हमें मूत्राशय के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि मूत्राशय है वो क्या होता है। तो मूत्राशय है वो एक थैलीनुमा पेशीय अंग होता है। ये मूत्र को कुछ समय के लिए शरीर में वो एकत्रित करके रखता है। जब मूत्राशय भर जाता है तो इसकी दीवारों में खिंचाव उत्पन्न होता है और ये मस्तिष्क को है वो संकेत देता है। इसके बाद मूत्र मार्ग की सहायता से मूत्र को है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो मूत्राशय क्या हो गया? एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर है वो मूत्र वो आकर एकत्रित हो जाता है, और जब ये पूरा भर जाता है तब इससे मस्तिष्क को संदेश मिलता है और उससे बाद है वो बाहर की और मूत्र मार्ग के द्वारा है
निकाल दी जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं मूत्रवाहिनी के बारे में, यूरेटर के बारे में। प्रत्येक वक्रक से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। ये पतली मांसपेशी नली होती है। ये मूत्र को वक्रक से और मूत्राशय तक लाने का काम करती है। आप देख सकते हो डायग्राम में कि मूत्रवाहिनी इनकी संख्या है वो 2 होती है, और ये नली नुमा संरचना है जो किडनी को है वो मूत्राशय जोड़ने का काम करती है। इसके बाद में है मूत्र मार्ग, उरेथ्रा। ये एक नली है जिसके द्वारा मूत्राशय मूत्र है वो शरीर से बाहर निकलता है। पुरुषों में ये लंबी होती है और स्त्रियों में वो थोड़ी छोटी होती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन जो कि शरीर का मतलब किडनी का है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब मूत्र का निर्माण में मेन भूमिका है वो नेफ्रॉन ही निभाता है, और इनकी संख्या प्रत्येक वक्रक में लगभग 10 लाख होती है। नेफ्रॉन बहुत सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है जो वक्र के कार्य में वो सहायता करता है। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले इनके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस में वो 2 प्रकार की धमनियां होती है, एक अपवाही धमनी होती है और एक अभिवाही धमनी होती है। बाद में ये फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज का निर्माण करती है और गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण है वो कर लेती है। इसे हमें ग्लोमेरुलस कहते हैं। बाद में बॉम्बेन संपुट या बॉम्बेन कैप्सूल है। ये एक कप के आकार की वो संरचना होती है। इसके बाद में समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके अंदर है वो जल का, इसके अलावा ग्लूकोज वगैरह है, इनका अवशोषण किया जाता है। इसके बाद में हेनले का लोप है। ये लोप नुमा यो आकार की संरचना होती है जिसकी एक भुजा अवरोही होती है, एक आरोही होती है, जिसमें H2O और NaCl का है वो पुनर्अवशोषण है वो किया जाता है। इसके बाद में आती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और इसके बाद में संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका के बाद में मूत्र है वो आगे पेलिस के माध्यम से मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में चला जाता है। तो इसमें नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग हो गए? ये तो हो गया बॉम्बेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका। ये सब है वो नेफ्रॉन के भाग हैं। आगे है वो नेफ्रॉन के अंदर है वो कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका और हेनले के लोब के ऊपरी भाग है, इन सब के अंदर है वो घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। जबकि हेनले के लोब का ये नीचे वाला भाग होता है, इसके अंदर है वो सल के ऊतक है वो पाए जाते हैं। तो सल के ऊतक कहाँ पर होते हैं? नेफ्रॉन के हेनले के रूप के नीचे वाले भाग में, और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं और हेनले के ऊपर वाला भाग है ये वाला, इसके अंदर है वो घनाकार उपकला ऊतक है वो पाए जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं नेफ्रॉन के अंदर है वो मूत्र का निर्माण है वो किस प्रकार होता है। तो इसमें है वो 3 चरणों में मूत्र का निर्माण है वो होता है। सबसे पहले आता है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, इसके बाद आता है पुनर्अवशोषण रीएब्जॉर्बेशन, और इसके बाद आता है स्त्रावण यानी सीक्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं निस्यंदन की प्रक्रिया वो क्या होती है, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया। रक्त ग्लोमेरुलस की महीम रक्त केशिकाओं से होकर गुजरता है, रक्त का निस्यंदन होता है। इसमें जल है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, लवण है, यूरिया है जैसे छोटे अणु है वो बॉम्बेन कैप्सूल में ही रह जाते हैं, और बड़े अणु है जैसे कि प्रोटीन है, रक्त कोशिकाएं हैं, ये रक्त के माध्यम से वो शरीर में वापस चले जाते हैं। मतलब जब अभिवाही धमनी से रक्त है वो बॉम्बेन कैप्सूल में आता है तो इसमें से है वो जल है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, लवण है और यूरिया है, या फिर अमोनिया वगैरह है, ये छनकर है वो बॉम्बेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। और प्रोटीन है या फिर ब्लड सेल्स हैं वो वापस है अपवाही धमनी के माध्यम से वो शरीर में वापस चले जाते हैं। इसके बाद में रीअब्जॉर्बेशन की क्रिया होती है। इसमें नेफ्रॉन की नलिकाओं के द्वारा उपयोगी पदार्थ है वो पुनः अवशोषित हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, उपयोगी कोई भी लवण है या फिर जल है, उनको है वो रक्त है वापस सौंप लेता है। तो ये पुनर्अवशोषण की क्रिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग एक दिन में 180 लीटर है कुल रक्त का है वो फिल्ट्रेशन होता है। उसमें से पुनर्अवशोषण है वो अधिक मात्रा में कर दिया जाता है, जिसके कारण लास्ट में वो 1 से 2 लीटर है वो प्रतिदिन है मूत्र का है वो स्त्रावण किया जाता है। तो एब्जॉर्बेशन में क्या क्या हो जाएगा? ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, उपयोगी लवण है, अधिकांश जल है, उसका है वापस पुनर्अवशोषण है वो कर लिया जाता है। पुनर्अवशोषण की क्रिया है वो लगभग समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले के लोब और दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर मुख्यतः होती है। इसके बाद में आते हैं सीक्रेशन। नलिका में कुछ अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको रक्त में
रक्त से लाकर डाले जाते हैं, जैसे कि कुछ लवण है, हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है। इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और अंतिम में मूत्र का निर्माण है वो हो जाता है। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया वो क्रमवार देख लेते हैं कि सबसे पहले रक्त में ग्लोमेरुलस में रक्त है वो ग्लोमेरुलस में पहुंचता है और यहाँ निस्यंदन की क्रिया द्वारा दर है वो उमन सबूल में संपूल में चला जाता है। इसके बाद पुनर्अवशोषण में उपयोगी पदार्थ उनको वापस रक्त के अंदर भेज दिया जाता है और स्त्रावण बाद में जो बचता है उसको स्त्रावण की प्रक्रिया के द्वारा है बाहर है नलिका के अंदर भेज दिया जाता है और अंतिम में दर मूत्र का निर्माण कर देता है और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं कि मूत्र में कौन कौन से घटक हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप देखिए मूत्र की संरचना में लगभग 90% 95% है वो जल होता है और 5% वो अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, इसके बाद लवण है जैसे सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, ये सब होते हैं। और प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर है वो मूत्र का निर्माण है होता है। तो मूत्र के मुख्य घटकों के बारे में पूछे तो 95% है वो जल हो जाएगा, 2.5% यूरिया है और 1.5% है यूरिक एसिड है, लवण है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, ये सब है वो पाए जाते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जल और लवणों का संतुलन बनाए रखना, रक्त को शुद्ध करना, अम्ल सार है या फिर पीएच है उसको संतुलित करना और इसके अलावा शरीर का तापमान और दर है इसका संतुलित करके इसको नियंत्रित करना है। तो सारांश रूप में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले रक्त है वो ग्लोमेरुलस में आता है। यहाँ पर उच्च दाब के साथ है वो निस्यंदन की प्रक्रिया होती है, मतलब यहाँ छनता है, छनने के बाद में ये बॉम्बेन कैप्सूल में अंदर आ जाता है और बॉम्बेन कैप्सूल के आगे है वो समीपस्थ कुंडली नलिका है, हेनले का लूप है या दूरस्थ कुंडली नलिका है, इसके अंदर पुनर्अवशोषण किया जाता है। इसके बाद में वो स्त्रावण की क्रिया होती है और स्त्रावण से मूत्र का निर्माण हो जाता है और मूत्र आगे वो पहली से होते हुए मूत्रवाहिनी से बाद में मूत्राशय के अंदर आ जाता है और मूत्राशय से आगे वो बाहर की ओर स्त्रावित है वो कर दिया जाता है। आई थिंक आपको उत्सर्जन तंत्र वो समझ में आ गया होगा। एक बार हमें रैपिड रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो सभी जीवों के अंदर है वो उत्सर्जित पदार्थ हैं वो अलग अलग होते हैं। मैंने पहले आपको बताया था 3 प्रकार के मेनली होते हैं, एक है अमोनिया, एक है यूरिया और एक है यूरिक एसिड। अमोनिया का उत्सर्जन है वो उत्सर्जन के लिए वो अधिक जल की आवश्यकता होती है क्योंकि ये ज्यादा हानिकारक होता है। ये है वो टेडपोल है, जलीय कीट है या फिर जलीय उभयचर है या अस्थिल मछलियां हैं, इनके अंदर है वो पाया जाता है। जबकि यूरियोटेलिक है मतलब यूरिया का उत्सर्जन करने वाले पदार्थ मतलब जीव हैं वो होते हैं स्तनधारी हैं या फिर उभयचर मेढक है, मतलब जो स्थल पर पाया जाने वाला मेढक है वो होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड है, ये पक्षी है, कीट है या फिर सरीसृप वगैरह है, ये जीव है वो करते हैं। इसके बाद हम मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो सबसे पहले इसमें किडनी आती है जिनकी संख्या वो 2 होती है। किडनी की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो गई और इनका भार है वो लगभग 120 से 170 ग्राम होता है और इसकी यदि लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर है वो होता है। और ये सैम के बीज के आकार की होती हैं और भूरे लाल रंग की होती हैं जो तंतुमय संयोजी ऊतकों से वो बनी होती है। और इसके अंदर ये अंदर वाला भाग इसको हाइलम कह देंगे और इससे है वो मूत्रवाहिनी निकलती है एक तो, और इसके अलावा ये सिरा निकलती है और धमनी है वो इसके अंदर प्रवेश करती है। लाल वाली धमनी हो जाएगी और ये सिरा है और ये येलो वाली है वो मूत्रवाहिनी हो जाएगी। मूत्रवाहिनी की संख्या इनकी भी होती है 2 है और ये एक नलीनुमा संरचना होती है जो कि किडनी को है वो मूत्राशय से जोड़ने का काम है वो करती है। आगे मूत्राशय आ जाता है जो कि थैलीनुमा संरचना होती है और जो है वो मूत्र को स्टोरेज करने का काम है वो करती हैं। और इसके बाद में मूत्र मार्ग के द्वारा है वो मूत्र का उत्सर्जन है वो कर दिया जाता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं नेफ्रॉन की संरचना है, उसके बारे में। नेफ्रॉन है वो किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई हो गई और इनकी संख्या है वो लगभग 10 लाख के करीब होती है एक किडनी के अंदर। और इसको है वो 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो ग्लोमेरुलस हो गया और एक है वक्रक नलिकाएं हो गई। ग्लोमेरुलस के अंदर है वो बोमेन कैप्सूल आ जाता है, डायग्राम से देख लेते हैं। बोमेन कैप्सूल है वो आ जाता है, ये एक सी आकार के कप नुमा संरचना है जिसके अंदर है वो ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं और इसमें है वो निस्यंदन की मतलब छनने की क्रियाएं वो होती हैं। इसके अंदर वह अनेक महीन छिद्र पाए जाते हैं और इसके बाद में वो बोमेन कैप्सूल के अंदर की साइड है यहाँ पर पोडोसाइट्स नाम की है वो सेल्स पाई जाती हैं।
पोडोसाइट्स किसके अंदर पाई जाती है? बोमेन कैप्सूल के आंतरिक भित्ति के अंदर है वो पोडोसाइट्स नाम की सेल्स पाई जाती हैं। इसके बाद में वो मूत्र आगे संकर है समीपस्थ कुंडली नलिका के अंदर जाएगा। इसके बाद हैंडले के लोब से दूरस्थ कुंडली नलिका के अंदर चला जाएगा। इसके बाद पुनरावशोषण की क्रिया की बात करें तो सर्वाधिक भूमिका वो समीपस्थ कुंडली नलिका की रहेगी, क्योंकि इसके अंदर है वो लगभग आधे से ज्यादा है वो वापस है वो पुनरावशोषण है वो कर लिया जाता है। इसमें है वो ग्लूकोज है, इसके अलावा NaCl है, पोटेशियम है और जल है, इनका सबका अवशोषण है वो समीपस्थ कुंडली नलिका के अंदर है वो कर लिया जाएगा। बाद में हैंडले के लोब की ये अवरोही भुजा होती है, इसके अंदर है वो H2O का पुनरावशोषण किया जाता है, जबकि आरोही भुजा इसके अंदर है वो NaCl का पुनरावशोषण किया जाता है। इसके बाद में दूरस्थ कुंडली नलिका, इसके अंदर भी है वो NaCl और जल का है वो पुनरावशोषण है वो किया जाता है। इसके बाद में वो संग्राहक नलिका के अंदर चली जाती है। संग्राहक नलिका के अंदर है वो जल का पुनरावशोषण है वो होता है। तो नेफ्रॉन की संरचना वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम देख लेते हैं पादपों के अंदर है उत्सर्जन की प्रक्रिया। इससे पहले हम देख लेते हैं अपवन के बारे में, डायलाइसिस, ये प्रक्रिया वो क्या होती है। तो जब किसी व्यक्ति में किडनी है वो ठीक से कार्य नहीं करती है, तब रक्त से यूरिया, अतिरिक्त लवण, अतिरिक्त जल जैसे अपशिष्ट पदार्थ है, इनको कृत्रिम रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया वो अपवन या डायलाइसिस कहलाती है। मतलब किसी की अंदर यदि किडनी है वो सही रूप से काम नहीं करती है, मतलब ये यूरिया है, लवण है या फिर जल वगैरह है, इनको बाहर निकालने का काम है वो ठीक ढंग से नहीं करती हैं, तो ये प्रक्रिया है वो कृत्रिम रूप से हम करते हैं या आर्टिफिशियल करते हैं, तो उसको हम डायलाइसिस या अपवन कहते हैं। अपवन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यदि वक्र की कार्य क्षमता है वो बहुत कम हो जाए तो रक्त में यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं वो जमा होने लग जाते हैं। इस स्थिति में वो शरीर में हानिकारक हो सकता है। ऐसी स्थिति है वो, ऐसे समय में कृत्रिम वक्र यानी आर्टिफिशियल किडनी की सहायता से रक्त को साफ किया जाता है। अपवन की प्रक्रिया क्या होती है कि रोगी के शरीर से रक्त की एक नली द्वारा डायलाइसिस मशीन में पहुंचता है, फिर ये अर्धपारगम्य झिल्ली के संपर्क में आता है। मतलब यहाँ पर प्रासरण की क्रिया होती है, सेमी प्रासरण की क्रिया होगी और इसमें रक्त में उपस्थित यूरिया है, अतिरिक्त लवण है, अतिरिक्त जल यानी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको झिल्ली के माध्यम से वो डायलाइसिस कर दिया जाता है। इसके बाद है अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त साफ किया हुआ रक्त है वो वापस फिर किसी सिरा से जोड़कर है वो रोगी के शरीर में वापस है वो पहुंचा दिया जाता है। तो सबसे पहले ये धमनी को जोड़कर है वो हम रक्त है वो डायलाइसिस की प्रक्रिया के लिए कृत्रिम किडनी कह सकते हैं, इसके अंदर लाते हैं और इसके बाद है वो सिरा से वापस या वो मानव के अंदर है फिर रोगी के अंदर है वापस पहुंचा देते हैं। डायलाइसिस दरों के बारे में दे रखा है। ये एक विशेष दर होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक लवण है, ग्लूकोज है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर यूरिया नहीं होते हैं, इसलिए रक्त यूरिया और झिल्ली को पार कर डायलाइसिस दरों में वो चला जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कुछ छोटे अणु जैसे कि यूरिया है, लवण है, जल है, इनके लिए तो पार जाने देती है, जबकि बड़े अणु है जैसे कि ग्लूकोज वगैरह है या फिर रक्त कोशिकाएं, इनको है वो वापस मतलब आगे है वो जाने नहीं देती हैं। इसके बाद अपवन का महत्व क्या है कि वक्र से ठीक ढंग से यदि कार्य न करने पर रक्त को साफ करने में सहायता करता है। रक्त में यूरिया है, अतिरिक्त लवण है, अतिरिक्त जल है, इनको हटाने में सहायक होता है। अपशिष्ट पदार्थों की ज्यादा मात्रा में जमा होने पर ये रोगों से है वो बचाने का काम है वो करता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में यदि देखें तो रक्त है शरीर से मशीन के अंदर आता है और इसमें अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको छान कर और पृथक कर लिया जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, फिर साफ रखते हैं वापस शरीर के अंदर है वो भेज दिया जाता है। तो ये अपवन की प्रक्रिया होगी। इसके बाद में हम देख लेते हैं पादपों के अंदर है वो किस प्रकार उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो पौधों में मनुष्य की तरह कोई विशेष उत्सर्जन अंग है वो नहीं होता है। पौधे विभिन्न तरीके से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, जैसे कि गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हो गया या फिर ट्रांसपायरेशन हो गया। इसके अलावा ठोस पदार्थों का वो संग्रह करके है वो रख लेते हैं। तो सबसे पहले वो गैस या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो बनती है वो रंध्रों के द्वारा वो बाहर निकाल दी जाती है, तथा शोषण की प्रक्रिया के दौरान जो CO2 बनती है उनको भी है वो रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। पौधों के तनों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लेंटिकल कहते हैं, इनके द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब मुख्यतः रंध्र वो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, ऊपरी और नीचे सतह पर।
इसके अलावा तने के ऊपर है वो लेंटिकल पाए जाते हैं, जिनके अंदर है वो CO2 और ऑक्सीजन है वो बाहर निकालते रहते हैं आवश्यकता अनुसार। इसके बाद में देखते हैं ट्रांसपायरेशन के बारे में। पत्तियों से जल वाष्प के रूप में जब बाहर निकलता है तब इसको हमें ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये मुख्यतः वो रंध्रों के द्वारा होती है। और इसका लाभ क्या है कि पौधे की बाहरी सरफेस होती है उसको ठंडा रखने में सहयोग करती है। इसके अलावा जड़ों से जल को ऊपर खींचने में सहायता करती है और खनिज लवणों का परिवहन करने में भी सहायता करती है। तो ट्रांसपायरेशन का यूज क्या हो गया कि एक तो पौधे की बाहरी सरफेस होती है, मतलब पत्तियां वगैरह है, इनकी बाहरी सरफेस इनको ठंडा रखने का काम करती है। इसके अलावा जल को ऊपर खींचने में वो सहायता करती है और खनिज लवणों के परिवहन में भी मदद है वो करती है। आगे ठोस पदार्थों के संग्रह करके कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि रेंजिन है, गोंद है, टेनिन है आदि पौधों के पुराने भागों जैसे कि छाल, लकड़ी, फलों के अंदर वो संग्रहित कर लिया जाता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में भी जमा होकर पत्तियों के गिरने पर पौधों से बाहर निकल जाते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनको हमें संग्रहित कर लेते हैं? रेंजिन है, गोंद है, टेनिन है, लेटेक्स है। ये 4 पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? रेंजिन है, गोंद है, टेनिन है, लेटेक्स है। आई थिंक आपको पादपों के अंदर उत्सर्जन प्रक्रिया वो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार गैसीय अवशिष्टों को वो बाहर निकालते हैं। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन है और ठोस अपशिष्ट पदार्थों को किस प्रकार है वो संग्रहित करके रख लेते हैं एक साइड में, ताकि वो कोई भी हानि है वो न पहुंचाए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पौधों और मानव के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया में अंतर क्या है। तो मानव में विशेष उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जबकि पौधों के अंदर वो ऐसा नहीं होता है। और मानव में किडनी पाई जाती है मुख्य अंग के रूप में, जबकि पौधे इनके अंदर रंध्र और लेंटिकल्स है वो पाए जाते हैं। रंध्र है वो पत्तियों की सरफेस पे हो जाएंगे और लेंटिकल्स है वो तने की सरफेस पे है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा मानव के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे मुख्यतः यूरिया होता है, जबकि पौधों के अंदर है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जिनको में से कुछ को तो है वो संग्रहित कर देते हैं और कुछ को है वो बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा मानव के अंदर वो मूत्र का निर्माण होता है, जबकि पौधों में मूत्र का निर्माण नहीं होता है। मानव में मूत्र वाहिनी है, मूत्राशय, मूत्र मार्ग पाया जाता है, जबकि ये पौधों के अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। इसके अलावा मानव की बात करें, अपशिष्ट पदार्थों कोई निश्चित मार्ग के द्वारा बाहर निकालते हैं, जबकि पौधों के अंदर वो अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न तरीकों से बाहर निकालते हैं, फिर इनको संग्रहित भी कर लेते हैं। वक्रक से रक्त छान कर मूत्र का निर्माण करते हैं, जबकि पौधों के अंदर वो ऐसी प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। और उत्सर्जन की क्रियाएं वो मानव के अंदर निरंतर चलती रहती हैं, जबकि पौधों के अंदर धीमी या परिस्थिति अनुसार होती है, कभी तो तेज हो जाती है या फिर कभी है वो धीमी है वो हो जाती है। मानव के अंदर है वो ना केवल सिर्फ और सिर्फ किडनी के द्वारा या फिर मूत्र उत्सर्जन तंत्र है उसके द्वारा ही उत्सर्जित पदार्थ किया जाता है। इसके अलावा भी फेफड़ों के द्वारा और त्वचा के द्वारा, यकृत के द्वारा भी है उत्सर्जन की प्रक्रिया वो की जाती है। जैसे कि फेफड़ों के द्वारा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उत्सर्जन किया जाता है। इसके अलावा त्वचा के द्वारा है वो पसीने के रूप में जल है, NaCl है, लैक्टिक एसिड है, यूरिया है, एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, इन सब का भी स्त्राव है वो किया जाता है। इसके अलावा सीबेसियस ग्रंथि होती है, जिन्हें तेली ग्रंथि कहते हैं, जिनके द्वारा है मोम है, स्टीरोल्स है या फिर अन्य हाइड्रोकार्बन पदार्थ हैं या वसी पदार्थ हैं, इनको है वो बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा है लिवर की सहायता से है वो कोलेस्ट्रॉल है, पित्त वर्णक है, विटामिन है, दवाओं है, इनका है वो उत्सर्जन है वो किया जाता है। एक बार है वो मैं नेफ्रॉन के बारे में वापस दोहरा देता हूँ, क्योंकि नेफ्रॉन का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेफ्रॉन है इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो है ग्लोमेरुलस हो जाएगा और एक है रीनल ट्यूब्यूल्स हो जाएगा। रीनल ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर वोमेन कैप्सूल है, PCT यानी समीपस्थ कुंडली नलिका है, DCT यानी दूरस्थ कुंडली नलिका है और हेनले का लूप है या फिर संग्राहक नलिका है, ये सब आ जाएंगे। सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस की बात करते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार की नलिकाएं हैं, अपवायी धमनी है या फिर अभिवायी धमनी है, ये पाई जाती हैं। और सेकंड बात करते हैं वोमेन कैप्सूल के बारे में। तो वोमेन कैप्सूल है इसके अंदर वो सल्की उपकला उत्तक पाए जाते हैं और इसके अलावा इनके अंदर की साइड है पोडोसाइट सेल्स है वो पाई जाती हैं और ये कप के आकार की संरचना होती है। इसके बाद आगे आता है समीपस्थ कुंडली नलिका। समीपस्थ कुंडली नलिका है इसके अंदर वो घनाकार उत्तक पाए जाते हैं, जिसमें है वो मुख्यतः पुनरावशोषण की क्रिया वो की जाती है, ग्लूकोज वगैरह है या फिर H2 NaCl है, इनका है पुनरावशोषण है वो किया जाता है। इसके बाद में आता है हेनले का लूप, जो कि यू आकार की संरचना होती है, जिसमें एक भुजा होती है, अवरोही होती है, एक होती है आरोही होती है। और इसके अंदर है वो ऊपर की ओर है वो तो घनाकार उत्तक हो जाएंगे और नीचे की ओर है वो सल्की उत्तक हो जाएंगे। और अवरोही भुजा है इसके अंदर तो है H2O का पुनरावशोषण किया जाता है, जबकि आरोही है इसके अंदर है वो NaCl का पुनरावशोषण है वो किया जाता है। इसके बाद में दूरस्थ कुंडली नलिका या DCT है, इसके अंदर भी है वो घनाकार उपकला उत्तक पाए जाते हैं और इनके अंदर है NaCl है, जल है, इनका पुनरावशोषण है वो किया जाता है। इसके बाद संग्राहक नलिका आती है, इसके अंदर है
और जल का पुनर्अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर है पोटेशियम है या फिर हाइड्रोजन है, इनको छोड़ा जाता है। इसके अलावा मूत्र होता है वो आगे पेल्विस में चला जाता है और पेल्विस से आगे वो मूत्र वाहिनी के माध्यम से है वो मूत्राशय में चला जाएगा और मूत्राशय में कुछ देर तक संग्रहित रहने के बाद में है वो बाहर मूत्र मार्ग के द्वारा हम वो उत्सर्जित हो कर देते हैं। आई थिंक आपको उत्सर्जन की प्रक्रियाएं मानव के अंदर और पेड़ पौधों दोनों के अंदर समझ में आ गई होगी। पेड़ पौधों के अंदर है वो वाष्प के रूप में या फिर है वो रंध्रों के द्वारा या फिर है वो संग्रहित कर देते हैं कुछ पदार्थों को, इस प्रकार की जाती है। वो आपका 5वां चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, वो पूरा हो जाता है, जिसके अंदर हमने पोषण है, पाचन तंत्र है, श्वसन है, उत्सर्जन तंत्र है और रक्त परिवहन तंत्र है, इन सबको पढ़ लिया है। आगे आप है वो इस चैनल पर जुड़े रहे, इस पर है वो पूरी 10th क्लास की साइंस है वो करवाई जाएगी। यदि आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ओके, धन्यवाद।